देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बहुत उथल पुथल चल रही है। भूचाल आया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए हर कोई अब सत्ता की गद्दी पर बैठने के लिए जोर आजमाइशें कर रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलकर नई रणनीति बना रहे हैं। अमित शाह की चाणक्य नीति से महाराष्ट्र को जीतना चाहती है बीजेपी, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार के नेतृत्व में आज पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जूता मारो आंदोलन हो रहा है, वो भी शिंदे सरकार के खिलाफ। ये जूता मारो आंदोलन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की बात हो रहा है। आज पूरे मुंबई में जूता मारो आंदोलन और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के खिलाफ, शिंदे सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन इस पर एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, फिर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, सीधी चर्चा करेंगे। महाविकास आघाड़ी का क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये आंदोलन जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए दो जेसीबी लाए गए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कोई राजकीय मुद्दा नहीं है। हम सच्चे शिव भक्त, हमें दुख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। लेकिन क्या पूरा विपक्ष क्या कर्नाटक में जूता मारो आंदोलन करेगा जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और महेश चव्हाण जी हमारे साथ एनसीपी से पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने अभी भी सुना एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बहुत दुखद बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं, राजकीय मुद्दा नहीं है जो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष जूता मारो आंदोलन कर रहा है, लेकिन क्या कर्नाटक में आप जूता मारो आंदोलन करेंगे अपनी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ? महेश जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की अस्मिता है, हमारे महाराष्ट्र का पूरे देश का स्वाभिमान है, पहचान है। तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर जाती है और उसके पीछे भ्रष्टाचार है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, और ये भावनात्मक मुद्दा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये ना कि सिर्फ राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन जनता सहभागी होती है इसमें, और जनता ने भी बहुत स्फूर्त से उसे, इसे रीति से उसे आंदोलन के स्वरूप दिया है। अभी आप देखिए, कर्नाटक की बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात है, तो ये हुई तो क्या हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, तो ये राजनीति कौन कर रहा है? दूसरी बात वागीशा जी मुझे ये कहनी है कि राजनीति बीजेपी कर रही है पहले दिन से। आप देखिए, जब ये प्रतिमा गिर गई थी उस दिन उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये नेवी ने बनाया है और ये जिम्मेदारी नेवी की है, राज्य सरकार की नहीं है। जब इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, वो नेवी ने किया या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया? वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जब क्रेडिट लेना है, किसी चीज का श्रेय लेना है, तो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री जी आगे आते हैं। मैं इस पर, और जब इसका दोष देना है या डिस्क्रेडिट देना है, तो वो उन्होंने नेवी, सेना की तरफ उंगली दिखाई और कहा कि जिम्मेदारी उनकी है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहली बात ये होती है कि बिल्कुल नेवी ने अगर उसका वो स्थापित की होगी वो मूर्ति या वो प्रतिमा, फिर भी राज्य सरकार को उसे अनुमति देनी पड़ती है, और अनुमति देने के वक्त उन्होंने उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये उनका अधिकार होता है, राज्य सरकार का, और उनका कर्तव्य होता है। तो वो उधर फेल हुए, पहली बात।
और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी क्रेडिट लेना होता है, सेना ने कुछ भी किया हो उसका क्रेडिट आपको लेना है, और अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटी तो उसका डिस्क्रेडिट उनको देना है। इसके पहले 5 साल पहले पुलवामा में कुछ हादसा हुआ, उसके बाद बालाकोट पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका पूरा क्रेडिट बीजेपी ने लिया। तो ये कौन सी बात हुई? आप सेना को भी नहीं छोड़ोगे, उधर भी राजनीति करोगे, और आज आप विपक्ष को कह रहे हो कि आप राजनीति कर रहे हो। लेकिन दूसरी मैं ये बात बात, मान रही हूँ कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जूता मारो आंदोलन ये एक राजनीति में मुझे लगता है कि आप शब्दों से किसी पर प्रहार कर सकते हैं, लेकिन शरद पवार जी तो बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के, एक बड़ी छवि है उनकी महाराष्ट्र में, अच्छी छवि है, लेकिन उसके बाद जूता मारो आंदोलन ये शोभा नहीं देता। देखिए, ये प्रतिमा किसी नेता की नहीं गिरी, आपकी या मेरी नहीं गिरी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, और वो प्रतिमा भ्रष्टाचार के लिए गिर गई। आप देखिए, 8 महीने भी नहीं हुए थे मूर्ति को, तो 8 महीने के अंदर ये प्रतिमा गिर जाती है, और वो भी किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। और वो नेवी और राज्य सरकार दोनों ने मिला के बनाई हुई, ऐसे राज्य सरकार का कहना है। तो इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? इसका मतलब इसके पीछे भ्रष्टाचार हुआ है। एक तो भावनात्मक मुद्दा है, दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। देखिए, इसके और एक बात मैं आपके नजर में लाना चाहूंगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, अनावरण किया, उसका छत पहले बारिश में लीक होने चालू हुआ। पार्लियामेंट का इतना बड़ा पार्लियामेंट उन्होंने निर्माण किया, इतना 20-25 हजार करोड़ रुपए उस पर खर्चे किए, उसका छत भी पहली बारिश में गलने लगा। हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने अटल सेतु निर्माण किया, उसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उसमें 4 महीने के अंदर अंदर पे उसका जो रोड था उसके ऊपर दरारें आ गई। तो प्रधानमंत्री जी एक देश के खुद जिन चीजों का अनावरण करते, वो अगर हम गारंटी नहीं दे सकते, तो मोदी गारंटी किस काम की, किस चीज की गारंटी मोदी सरकार देते हैं? अगर काम विकास जो हो रहा है, सुनिए, वो विकास जो हो रहा है, वो विकास में अगर उनको गुणवत्ता नहीं रखनी आती, तो वो मोदी गारंटी देना बंद करे, और भ्रष्टाचार के वो जो ये बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसके बीच में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी वो कुछ बात करे। आलोक जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्रेडिट लेने में आप आगे हैं, ऐसा महेश जी कह रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की हानि होती है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरती, तो फिर आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते उस चीज को? भ्रष्टाचार तो हुआ, ऐसा कह रहे महेश जी, इसको भ्रष्टाचार बता रहे कि 8 महीने पहले अनावरण हुआ और अब गिर गई प्रतिमा। देखिए बगीचा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दोस्त महेश जी को बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुस्तान ने असीमित ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी। आज विदेश में भी हमारी एक बहुत दमदार साख बनी हुई है। विश्व के किसी नेता के सामने हमारा नेता बिल्कुल बराबरी में या ऊपर में ही खड़ा है। और रही बात हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो एक चीज मैं मानता हूं कि ये जो इनॉग्रेशन होता है, कभी कभी ये जल्दीबाजी में कर दिया जाता है, और ये जितनी भी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, या अयोध्या का मंदिर की छत का टपकना, या पार्लियामेंट का छत का टपकना, या अटल सेतु के रोड में कुछ अनियमितता दिखाई देना, और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना, तो ये कभी कभी जल्दीबाजी में जो निर्णय लिए जाते हैं कि इनॉग्रेशन का डेट तय है, किसी भी तरीके से इस डेट पे ही करना है, इसमें ये त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन अगर कर्नाटका में शिवाजी महाराज की मूर्ति पर बुलडोजर चलने की नौबत आई थी, उस समय लोग कहाँ गए थे? विरोध करने वाले और प्रदर्शन करने वाले। प्रदर्शन भी कौन करवा रहा है मुंबई में? मैं मानता हूं कि देश के सर्वोच्च और बुजुर्ग नेताओं में अगर किसी का नाम है तो उसमें शरद पवार जी का भी नाम है। आलोक जी, आपने कहा कि प्रदर्शन शरद जी करा रहे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे गुट का कहना है कि मास्टरमाइंड तो देवेंद्र फडणवीस है। क्या महेश जी आप भी इस बात को मानते हैं? संजय नहीं, मुझे एक मिनट पूरा कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन उसका जो नाम दिया है, जूता मारो आंदोलन जी, ये जरा अच्छा नहीं प्रतीत होता है। इतने सीनियर लेवल के लोगों को कोई और भी नाम दे सकते थे। उसको प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये
शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में ये जूता मारो आंदोलन करना, ये थोड़ा गले से नीचे नहीं उतरता है और ये मुझे अशोभनीय लगता है। इतने बड़े नेता को इतना घटिया स्तर का नाम दे के आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा देश की जनता को अच्छा नहीं लगेगा। देवेंद्र फडणवीस जी मास्टरमाइंड है, ये कह रहे हैं संजय राउत। अभी भी बयान सामने आया। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि भ्रष्टाचार, ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी ने 8 महीने पहले अनावरण किया और सिर्फ 8 महीने में प्रतिमा गिर गई। देखिए, अगर भ्रष्टाचार के इनके पास साक्ष्य हैं तो टेलीविजन पर बोलने की बजाय हमको कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा करते हैं? सिर्फ टेलीविजन पर बोल देने से कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये मामला निपट जाएगा। हमारे पास जिन नेताओं के खिलाफ सबूत थे, हम उनको कोर्ट में ले गए और कोर्ट से उनको सजा दिलवाने का काम किया और कोर्ट से उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। लेकिन ये सिर्फ टेलीविजन पर बोल के क्यों रह जा रहे हैं कि हाँ जी भ्रष्टाचार हुआ है? मैं कहता हूं भ्रष्टाचार, और ये इसका निर्माण किया किसने? सेना के लोगों ने किया। यहाँ पर बिल्कुल ही इस तरीके की कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है। हो सकता है टेक्निकल एरर हो, टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो, वो मैं मानता हूं, कुछ तो कारण रहा होगा जो ये प्रतिमा गिर गई। लेकिन अगर इसमें कारण क्या हो सकता आलोक जी, ऐसा कौन सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा कि 8 महीने बाद प्रतिमा गिर गई? तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है जितनी कंक्रीट उसमें पड़नी चाहिए, जिस तरीके से उसको नीचे से मजबूती देनी चाहिए, उसमें कोई डिजाइन में फॉल्ट रह गया हो। मतलब एक्सेप्ट आप कर रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार कुछ लेवल का हुआ है? भ्रष्टाचार नहीं, टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये गिरा है। भ्रष्टाचार अगर मुझे पता होगा तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा। अगर मुझे पता लगे कि फलाने व्यक्ति ने या फलाने एजेंसी ने भ्रष्टाचार किया है तो सबसे पहले कार्रवाई हम करेंगे उसके ऊपर। कहाँ हो रही है कार्रवाई? माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता ना कि आपने सिर्फ माफी मांग ली है। मैंने आपसे कहा ना टेक्निकल एरर के कारण गिरा है, उसकी तहकीकात होने दीजिए कि कहाँ भी टेक्निकल एरर हुआ था। क्योंकि प्रतिमा बहुत ऊंची थी और काफी भारी थी, तो जितना जड़वत नीचे से करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया और वो लोड नहीं ले पाए। हवा के झोंकों के, जबरदस्त हवा के झोंकों के कारण गिर गई। महेश जी, आपके पास कोई सबूत, कोई साक्ष्य है कि इस पर भ्रष्टाचार हुआ है? वो कह रहे टेक्निकल इशू है, इस वजह से प्रतिमा गिरी है। वागीशा, देखिए आपको ये सही लगता है जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर ये कैसे हुआ, इसका जवाब भी भाजपा सरकार को देना होगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ क्यों, आप सभी को पता है कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज के लिए दिया जाता है, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो या प्रतिमा खड़ी करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स रहते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो उनके निगरानी में वो काम होता है। ऐसे नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और बाद में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, वैसे नहीं रहता। हर स्टेज पर उसका निरीक्षण किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है और अप्रूवल दिया जाता है गवर्नमेंट के कंसर्न अथॉरिटी से, उसके बाद वो काम आगे बढ़ता है। तो ये प्रतिमा अगर टेक्निकल फॉल्ट करके, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, अगर टेक्निकल फॉल्ट्स करके इन्होंने उनको टेक्निकली फॉल्टी रहते हुए भी उन्होंने अगर उनको अप्रूवल्स दिए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं? हम सरकार को कौन दिखाई दे रहा है? इसके पीछे कौन दिखाई दे रहा है आपको? कौन है मास्टरमाइंड? देखिए, अभी फिर से भाजपा के मेरे दोस्त, हमारे प्रवक्ता भाजपा के, उन्होंने कहा कि नेवी ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फिर वो नेवी पर दोष लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो यहाँ पर इनकी बात 1 मिनट के लिए मानते इस चर्चा के लिए कि नेवी ने किया, नेवी जिम्मेदार है। तो भारत में इतने बाकी काम हुए, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर हुआ, उसमें फर्स्ट बारिश में अगर लीक होता है तो उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट है या भ्रष्टाचार है? उसके बाद अटल सेतु में दरारें आई, उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट है या भ्रष्टाचार है? उसके बाद पार्लियामेंट में पहले बारिश में लीक होने चालू हुआ, पार्लियामेंट इतने 20,000 करोड़ रुपए खर्चे करने के बाद, ये भी टेक्निकल फॉल्ट है। तो ये गवर्नमेंट ऐसा ही नहीं ना कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं गिर रहा है, जहां जहां आपकी सरकार है। अभी तो वीडियो बताया एकनाथ शिंदे जी ने कि कर्नाटक में भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी थी। फिर आप मुझे बताइए, क्या आप हिमाचल की बात करेंगे? जो हिमाचल की स्थिति हो रही है अभी, क्या आप कर्नाटक की बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, आप डिबेट रखिए, उस पर हम चर्चा करेंगे।
हमने कब कहा कि हमारी सरकार के दरमियान अगर कुछ हादसा होता है तो उसके लिए हम जवाबदार नहीं, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है या बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। अगर इनका कहना है कि कर्नाटक में बुलडोजर चलाया जा रहा है छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर, तो वो बिल्कुल गलत है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको या आपकी चैनल के माध्यम से बीजेपी को पूछना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे जी को पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष कौन है वहां पर? विपक्ष के नाते उन्होंने क्यों वहां पर आंदोलन नहीं किया? उन्होंने क्यों सरकार को सवाल नहीं पूछे? वो सिर्फ महाराष्ट्र में ये हुआ इसके लिए अभी वो बता रहे हैं कि कर्नाटक में ये हुआ, उनकी जिम्मेदारी खत्म। वो भी जूते मारे आंदोलन करे। अगर उनको जूते मारो ये शब्द गलत लगता है तो और कुछ नाम से आंदोलन करे। गलतियां जनता के सामने लाए, जनता देख रही है। हम कहा बोल रहे हैं कि जनता ने इसके अगेंस्ट आंदोलन नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा ये सिर्फ राजनीतिक दलों का आंदोलन नहीं है, इसमें जनता भी बहुत क्रोधित हुई है। और जनता क्रोधित हुई इसलिए बीजेपी के सभी नेताओं ने माफी मांगी। आप देखिए पहले किसी ने माफी नहीं मांगी थी। वो लोग बोल रहे थे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने माफी आज तक नहीं मांगी है। उन्होंने सिर्फ नेवी को दोष देके इससे अपनी जान छुड़ा ली है, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी को आकर माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने देखा महाराष्ट्र में जनता कितनी क्रोधित हुई है। और मुझे एक बात बताइए, अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये आखिरी मुद्दा मैं यहाँ पर रखूंगा, अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है ऐसे बीजेपी का कहना है, तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या विपक्ष इतना मजबूत हुआ कि विपक्ष ने राजनीति करने के डर से प्रधानमंत्री जी को आके माफी मांगनी पड़ रही है जनता? क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री जी को भी अब माफी मांगनी पड़ रही है शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर। देखिए वनीता जी, छत्रपति शिवाजी हम सबके श्रद्धेय थे, हम सबके लिए बहुत आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। जो भारतीय इतिहास में जो एक मजबूत प्रणेता के रूप में जिनका नाम साथ लिया जाता है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और अगर उनकी मूर्ति गिरी है और इस पर हमारे उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अगर माफी मांगा है तो ये भी एक बहुत बड़ा दिल रखने वाला व्यक्ति अपनी गलती को कबूलता है। नहीं तो आज हिंदुस्तान में ये आलम है कि रेप करने वाला कहता मैंने नहीं किया, दारू पीने वाला कहता मैंने नहीं किया। जी सत्ता हाथ से तो नहीं जा रही है, इसीलिए डर सता रहा है और माफी मांगनी पड़ रही है। देखिए बागीसा जी, सत्ता हमारे हाथ में आए या जाए इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो पड़ता है। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्ति में तल्लीन रहते हैं। हम 2 पर आ गए थे तब भी हमने निराशा को नहीं आत्मसात किया। हम 303 पे आ गए तब भी हमको बहुत उत्साह में नहीं आए। देश को विश्व की सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने को कटिबद्ध है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2027 तक बनाकर ही नरेंद्र मोदी जी तब लेंगे। स्थिति सही दिखाई नहीं दे रही है एनडीए की। आलोक जी देखिए लोकसभा में तो हाल देखा है आपने। ये सारी चीजें जनता जनार्दन पर डिपेंड करता है। जनता हमारे लिए भगवान तुल्य है। हमने अगर अच्छे कार्य किए हैं तो जनता हमको रिपीट करेगी, अगर नहीं हमने अच्छे कार्य किए हैं तो जनता हमको सजा देगी। हम उसमें भी जो कुछ भी उनका निर्णय होगा वो हमें सिरोधार होगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने चलाया है और जिस तरीके से एक सरकार को कटिबद्ध होकर सारे इनपुट नॉर्म्स पे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की है, उससे हमें दोबारा सत्ता में वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। हम होपफुल हैं कि हम फिर से सत्ता में लौटेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, सीएम कौन बन रहा है अगर बीजेपी एनडीए की सरकार आती? क्योंकि ये कंफ्यूजन है, एमवीए में भी कंफ्यूजन है, सिर फुटबॉल आप में भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। आलोक जी क्या लग रहा है आपको? अभी तो हम माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम फेस किसे बना रहे हैं आप? अभी तो उनके नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आगे जिस तरीके का रिजल्ट आएगा उस पर अगर कोई तब्दीली होगी तो हाईकमान के फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। महेश जी, आप लोग सब मिलके साथ में पूरा एमवी आज प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आपसी गुटबाजी और सिर फुटबॉल अंदरूनी देखने को तो मिल ही रही है। अभी तो आपका भी सीएम फेस तय नहीं है। उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं सीएम का नाम अनाउंस कीजिए, पर क्यों शरद पवार जी इसे एग्री नहीं कर रहे हैं? देखिए, सीएम का नाम में हमेशा ऐसे होते रहा है कि सीएम जब जो विधायक चुन के आते हैं वो सीएम का नाम फाइनल करते हैं।
ये तीन दल एक साथ आए हुए हैं, हमारी आघाड़ी है और इसमें शरद पवार जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी, इनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे। चुनाव के बाद तीनों दल एक साथ बैठ के डिसीजन ले लेंगे कौन सीएम रहेगा। तो अभी जनता- क्या दिक्कत है अगर सीएम फेस अनाउंस कर देंगे तो? उद्धव ठाकरे जी बार बार कह रहे हैं सीएम फेस अनाउंस कीजिए, लेकिन ना शरद जी मान रहे, ना ही राहुल जी मान रहे। ऐसा क्या हुआ कि आप सीएम फेस अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए या फिर तय नहीं है देखिए CM? देखिए एक आदमी के कहने से अगर एक कोई कहे कि सीएम होना चाहिए, तीन दल है, ये सिर्फ शिवसेना नहीं है, ये शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और कांग्रेस, ये तीन दल है। उद्धव जी, उनका अपनी राय हो सकती है, उन्होंने अपनी राय सामने रखी। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उनकी बात की, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर इसके पहले ऐसी तय हो जाता है कि ठीक है, जो ये मतलब उद्धव जी कह रहे हैं वो सही है, तो शायद हम नाम दे भी देंगे। अगर उद्धव जी को ऐसे लगा नहीं, जो शरद पवार जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है वो सही है, तो चुनाव के बाद सीएम फेस आगे आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो इस बार जीत रहे हैं आप? जीत का दावा तो शरद जी और ठाकरे जी पूरा कर रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं महेश जी? देखिए, कितनी सीटें जीत रहे ये कहना सही नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है, लेकिन जीत रहे ये तो पता है। लोकसभा में आपने हमारा परफॉर्मेंस देखा होगा, जनता के मन में क्या है वो आपको पता चल गया होगा। तो हमें उस हिसाब से लग रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव है वो भी हम अच्छी खासी मार्जिन से जीत लेंगे। आलोक जी, आपसे एक आखिरी सवाल। उद्धव जी बार बार कह रहे हैं एमवीओ को कि सीएम फेस अनाउंस कर दीजिए, सीएम फेस अनाउंस कर दीजिए। प्रवृत्ति तो आपको उद्धव ठाकरे की पता है कि यदि सत्ता की गद्दी नहीं मिली तो फिर वो हिलना डुलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो गठबंधन तोड़ देते हैं। ये प्रवृत्ति तो मुझे लगता है महेश जी को भी पता है, आलोक जी को भी पता है, मुझे भी पता है, वो सभी ने देखा है। देखिए बगीचा जी, एक हिंदी फिल्म का गाना था जी, बड़ा मशहूर हुआ था, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। तो यही भावना उद्धव ठाकरे जी के दिल में घूम रही है। अभी अनाउंस कर दो मेरा नाम, कहीं बाद में देर न हो जाए। और ये आपने ठीक कहा, अगर उनको उनके मन के लायक सीट नहीं मिली तो हो सकता है फिर वो दाएं बाएं भी पलटी मार सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। पहले भी उन्होंने ऐसा काम किया है। एनडीए को उन्होंने मात्र मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लिए छोड़ा था और उन ताकतों से हाथ मिला ली थी जिनके वो धुर विरोधी रहे हैं। तो इसलिए उनके दिल के अंदर है कि जल्दी कर दो, कहीं देर ना हो जाए। तो ये मामला है, इसको जल्दी से फैसला करके मेरे हक में खड़ा कर दो, ताकि आगे हमें इसके लिए मैं निश्चिंत हो जाऊं कि अगर हमारी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। महेश जी, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एमवीओ को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। अभी सपने देखने बीजेपी को हाथ में उतना ही रह गया है, उनको पता है उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, तो अभी उनको वही एक आशा है कि शायद उद्धव जी वहां पर जाए, उनको वापस सरकार बनाने में सफल हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा। और दूसरा मुझे एक सवाल पूछना है, अगर उद्धव जी वहां जाएंगे तो क्या बीजेपी उनको लेगी? अभी बताइए, उनको जवाब देने बोलिए। और दूसरा, अगर लेगी तो एकनाथ शिंदे जी का क्या करेंगे? और उद्धव जी अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा है, इसके लिए वहां जाएंगे तो वहां पर भी उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए होगा, फिर देवेंद्र फडणवीस जी क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल है बगीचा जी, इतनी सिंपल नहीं है ये चीजें। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? आखिरी रिएक्शन। उद्धव ठाकरे आपके साथ आते हैं तो सीएम बनाएंगे, क्योंकि फिर देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, एकनाथ शिंदे का क्या होगा? मास्टरमाइंड तो देवेंद्र फडणवीस है, किंग मेकर भी कह सकते हैं उन्हें। देखिए बगीचा जी, आजकल का माहौल में कौन किसके साथ शादी कर लेगा और कौन किसको डिवोर्स कर देगा पॉलिटिकली, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी अब नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है, और अगर ऐसी कोई नौबत आई तो फिर आला कमान फैसला करेगा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा ना, आज के युग में ये कहना कि कौन कहाँ चला जाएगा और कौन कहाँ आ जाएगा, कितनी चीजें थी, आधार और ये पॉलिसी और ये सब अब ताक पे रख दिया जाता है। जिसको जिससे मिलना होता है वो कोई बहाना ढूंढ के उसके साथ जाके मिल जाता है। तो अगर ऐसी नौबत आएगी तो फिर उस समय देखा जाएगा। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब ऐसा पुल के पास पहुंचेंगे तो फिर उसको कैसे
तो वो समय बताएगा, वो जनता के ऊपर डिपेंड है कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनती है, कौन सत्ता की गद्दी पर बैठता है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपका भी, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महाराष्ट्र में मुंबई में जूता मारो आंदोलन हो रहा है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा दिए हैं, रोक दिया है। और आपको बता दें, जूता मारो आंदोलन शिंदे सरकार के खिलाफ हो रहा है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर हो रहा है। लेकिन क्या एमवीए जो गठबंधन है, क्या वो आखिरी तक चलता है? और बीजेपी में भी सीएम फेस को लेकर जो फुटबॉल है, क्या सीएम फेस का अनाउंस चुनाव से पहले ही होता है? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये तो समय ही बताएगा। तो जूता मारो आंदोलन मुंबई में चल रहा है और पूरी एमवीए जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है जूता मारो आंदोलन को लेकर शिंदे सरकार के खिलाफ।